नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 2 मई 2024 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो आपके सामने ना एक नहीं बल्कि 9 कोट्स हैं। ये सभी जो कोट्स हैं वो भारत के आइडिया से संबंधित हैं, भारत की सोच से संबंधित है, भारत की वैल्यूज से संबंधित है, भारत की सिविलाइजेशन से संबंधित हैं। भारत को अगर डिफाइन करना हो तो इन 9 आइडियाज की सहायता से आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है। ये इंडिया का नेशनल मोटो है जो देखो ट्रुथ और ऑनेस्टी पर फोकस करता है। नेक्स्ट है अहिंसा परमो धर्म, मतलब नॉन वायलेंस जो है सबसे बड़ी ड्यूटी है। ये जो कोट है नॉन वायलेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब मिलकर हो, आपस में लड़ो मत, इस चीज पे हाईलाइट करता है, फोकस करता है ये कोट, अहिंसा परमो धर्म। नेक्स्ट है एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब यह है सच तो देखो एक है और जो बुद्धिमान लोग हैं इस सच को अलग अलग नाम से बुलाते हैं और इस सच को पाने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स को एक्नॉलेज करता है यह फ्रेज जिसका नाम है एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती। नेक्स्ट है पौधे में भी परमात्मा। गॉड जो है वो इवन पौधे में भी है। फ्रेज सजेस्ट करता है कि देखो लिविंग बींग्स, सभी लिविंग बींग्स में और इवन नॉन लिविंग बींग्स में भगवान का निवास है। लाइफ जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट फ्रेज है वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। नेक्स्ट है सर्वपंथ संभाव, यानी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है अपो दीपो भवय। इसका मतलब देखो ये है बी योर ओन लाइट, सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है ये फ्रेज कि आप ना अंदर से गाइडेंस लेके आओ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, समझे। 8वें नंबर पे है तेन तकतेन भुंजिथाम। इसका मतलब ये है जब देखो दूसरों को फीड कर दो, दूसरों को खाना खिला दो, उसके बाद खाना खाओ, ईट ओनली आफ्टर फीडिंग अदर्स। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में जननी जन्म भूमिश्चय स्वर्गादपि गरियसी। इसका मतलब देखो ये है मदर और मदरलैंड, माँ और हमारी मातृभूमि दोनों जो है वो स्वर्ग से भी बड़ी हैं। ये फ्रेज जो है रामायण से है जो कि देखो मदर और मदरलैंड की इंपॉर्टेंस को बताता है। तो ये कोट्स आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल इनइक्वालिटी से, इनकम इनइक्वालिटी जो हमारे देश में काफी ज्यादा है उससे कैसे निपटा जाए, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल एनिमल प्रोटेक्शन बिल से संबंधित है और सबसे लास्ट में सी राजा मोहन का आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। विभिन्न देशों के बीच में टेक्नोलॉजी के मामले में सुपर पावर बनने की जो रेस चल रही है इस इश्यू से संबंधित है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इनकम इनइक्वालिटी से लड़ने का रोंग वे, यानी गलत तरीका। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, काफी फेमस हैं, थॉमस पिकेटे। इन्होंने ना कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट के साथ मिलके इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है ना इसके ऊपर रिसर्च की और एक पेपर पब्लिश किया। इस पेपर में ना इन्होंने ये बोला भारत में अभी जो इनकम में इनइक्वालिटी है ना वो तो देखो ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है। इवन कॉलोनियल ईरा में इतनी ज्यादा गरीब और अमीर के बीच में इनकम इनइक्वालिटी नहीं थी जितना देखो आज के समय में है। मतलब 1922 से लेकर 2023 के बीच में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया। अपने डेटा में इन्होंने बोला 2022 में ना इंडिया में टॉप 1% जो अमीर लोग हैं ना, टॉप 1%, वो देखो देश की टोटल वेल्थ का 40.1% ओन करते हैं और पूरा देश जितना इनकम कमाता है ना उसमें से देखो टोटल 22.6% इनकम तो ये टॉप 1% अमीर लोग कमाते हैं। समझ गए, देश की टोटल वेल्थ का 40% टॉप 1% अमीर लोगों के पास में है। टोटल जितने देश में इनकम है उसका 22.6% ये टॉप 1% अमीर लोगों के पास में है। और नीचे वाले जो गरीब लोग हैं ना, बॉटम वाले 50%, इनके पास देश की टोटल वेल्थ का कितना है, सिर्फ 6.4%।
डेटा यूज होने लायक है आंसर्स में। आगे डीप डेटा आएगा, वो याद मत रखिएगा, लेकिन ये तो देखो इंपॉर्टेंट है। और देखो बॉटम के 50% लोग हैं ना इनकम के मामले में, पूरे देश में जो इनकम है ना उसका 15% इनके पास जाता है। तो इनकम इनक्वालिटी तो है, इसमें तो देखो कोई डाउट है ही नहीं। और अगर देखो बॉटम वाले 50% को आप कंपेयर करोगे टॉप वाले 10% के साथ में, यानी टॉप 10% इनकम के मामले में और बॉटम वाले 50%, तो देखो इनइक्वालिटी आपको और भी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन ऑलरेडी हम टॉप 1% वाला डेटा देख चुके हैं, तो अब टॉप 10% वाला डेटा आप मत याद रखिए। तो ऐसी सिचुएशन में ना कई सारे एक्सपर्ट्स ना अलग अलग सॉल्यूशंस बता रहे हैं इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं वेल्थ टैक्स लगा दो, कुछ लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स लगा दो, लेकिन राइटर बोलते हैं ये देखो सही सॉल्यूशंस नहीं है। यहां पर राइटर काफी सारे पॉइंट्स देते हैं। राइटर बोलते हैं देखो देश में इनकम इनइक्वालिटी ना खास करके 1980s के बाद से बढ़ी है। जैसे राइटर एग्जांपल देते हैं 1982 में ना, 1982 में इनकम के मामले में जो बॉटम वाले 50% है ना, उनका देश की टोटल इनकम में शेयर 23.6% था। लेकिन 2022 में आके इनकम के मामले में बॉटम वाले 50% का जो शेयर है उनका घट के 15% हो गया है। तो पिछले 30 सालों में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है। उससे पहले यानी 1982 से पहले तो देखो देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ही कम थी, ना के बराबर 1.6%, जबकि 1990 से 2022 के बीच में हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एवरेज के तौर पे रही 3.6%। तो राइटर सबसे पहला पॉइंट ये देना चाहते हैं, देखो बेशक देश में ना इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम में जो बॉटम 50% है वो पहले के अपेक्षा कर ज्यादा गरीब हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। राइटर के अनुसार ये बात सच है, देश में इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बॉटम वाले 50% जो है वो पहले के अपेक्षा कर ज्यादा गरीब हो गए हैं। उनकी इनकम पहले के अपेक्षा कर 4 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इनकम के मामले में बॉटम वाले 50% है ना, उनकी मान लीजिए इनकम 1 रुपया थी अगर 1991 में, तो वो 2022 में आके 4 रुपए हो गई है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि 1991 से लेके 2022 के बीच में हमारे देश की इकोनॉमी का साइज भी तो बहुत बड़ा हो गया ना। हां, बेशक इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हुआ है, उसका ज्यादा फायदा टॉप 1% अमीर लोगों को या फिर टॉप 10% अमीर लोगों को ज्यादा हुआ है, लेकिन बॉटम वाले जो 50% हैं उनका भी इनकम लेवल 4 गुना बढ़ गया है। इसके बाद राइटर पॉइंट देते हैं, देखो वैसे हमारे देश में ना 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म आए, तो फ्री मार्केट देखो कैसे काम करती है। मान लीजिए हमारे देश में ना न्यूरोसर्जन को काफी बढ़िया सैलरी मिलती है, तो अब देखो इनकम के मामले में जो बॉटम 50% लोग हैं ना, अब कायदे से वो लोग, उनमें जो बच्चे हैं वो न्यूरोसर्जन बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूरोसर्जन की जो सैलरी है काफी अच्छी है। बट दिक्कत ये है बॉटम 50% लोगों के पास में ना कई बार इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गरीब परिवारों के बच्चे न्यूरोसर्जन बनना चाहेंगे, पहले तो उन्हें नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, नीट का एग्जाम क्लियर करना, फिर एमडी का एग्जाम क्लियर करना, नीट का एग्जाम क्लियर करके तो एमबीबीएस बनेंगे ना, और शायद न्यूरोसर्जन बनने के लिए अलग से एमडी करनी पड़ेगी, है ना। तो ना तो देखो उनके पास में इतना कैपिटल होता, ना ही उनको बेचारों को इतना कई बार समय मिलता है कि आप पढ़ते रहो। परिवार का बोझ आ जाता है कि पैसा कमाओ, परिवार का सपोर्ट करो परिवार को, तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो न्यूरोसर्जन अच्छा पैसा कमा रहे हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाने के बजाय जो लोग ज्यादा न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं उनको सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट अब देखो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, गवर्नमेंट सीट्स इंक्रीज की जा सकती हैं, कई तरह का सपोर्ट सरकार प्रोवाइड कर सकती है। तो बॉटम 50% वालों को जब ये सपोर्ट मिलेगा ना, स्किल के रूप में, एजुकेशन के रूप में, फ्री एजुकेशन के रूप में, एजुकेशनल लोन के रूप में,
तो बॉटम 50% के बच्चे भी न्यूरोसर्जन बनेंगे। यह सबसे बेस्ट तरीका है इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का, बजाय इसके कि अभी जो न्यूरोसर्जन पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए या फिर उनकी वेल्थ पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए, बजाय इसके कि जो बॉटम वाले लोग हैं उनको ज्यादा सपोर्ट किया जाए। अगर देखो ऑलरेडी जो न्यूरोसर्जन अच्छा पैसा कमा रहे हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वो हो सकता है कि कम अपनी जॉब छोड़ दें और कहीं काम करने लग जाएं, देश छोड़ के चले जाएं, और फिर देश में यूं हो जाएगा यार न्यूरोसर्जन में कमाई नहीं है, सरकार बहुत ज्यादा पैसा तो टैक्स में ले लेती है, तो फिर और कम लोग न्यूरोसर्जन बनने की कोशिश करेंगे। आप न्यूरोसर्जन की संख्या इंक्रीज करो बजाय जो ऑलरेडी हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाने के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, देखो इंडिया में ना अभी टॉप 1% अमीर लोगों के पास में एवरेज के तौर पे 5.4 करोड़ वेल्थ है। यानी टॉप 1% ब्रैकेट में जो लोग अमीर लोग हैं ना, हर एक अमीर पर्सन के पास एवरेज के तौर पे 5.4 करोड़ वेल्थ है, और बॉटम वाले जो 50% लोग हैं ना इनकम के मामले में, उनके पास एवरेज 1.7 लाख वेल्थ है। डिफरेंस काफी ज्यादा, कहां 5.4 करोड़ टॉप 1% के पास में और कहां एवरेज के तौर पे बॉटम 50% के पास में सिर्फ 1.7 लाख। राइटर कहते हैं देखो मार्केट ना हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अपना पैसा ठीक से यूज करते हैं, ठीक से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक से कैपिटल जनरेट करते हैं, उन लोगों को हमेशा मार्केट रिवॉर्ड करती है। और इसी वजह से जो अमीर लोग हैं ना वो और ज्यादा पैसा कमाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो अपने पैसे का ठीक से यूज करते हैं, ये मार्केट डिसाइड करती है। और इससे इकोनॉमी को भी फायदा होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास में देखो ज्यादा वेल्थ है, ज्यादा पैसा है, वो पैसे का ठीक से यूज करेंगे, बल्कि और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे। और ज्यादा वेल्थ वो क्रिएट करेंगे तो इससे पूरे देश को फायदा होगा, इवन बॉटम वाले 50% लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि अमीर लोगों के पास ज्यादा वेल्थ आएगी तो वो ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को टैक्स देंगे, सरकार को भी रेवेन्यू प्राप्त होगा। तो ये सब कुछ ना मार्केट डिसाइड करती है कि किनको ज्यादा वेल्थ देनी है, जो उस वेल्थ का ठीक से यूज कर सकें। बट कई बार ऐसा होता है कि ना सरकार टॉप 1% में से कुछ लोगों को ना काफी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देती है, जिस वजह से वो लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं। तो किसी भी देश की सरकार को ना अमीर लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देनी चाहिए, सब कुछ मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। अगर सरकार चुनिंदा लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी तो फिर मार्केट डिसरप्ट हो जाएगी। यहां पे देखो पॉइंट, स्पेशल प्रिविलेजेस सरकार अगर देती है तो वो खत्म करनी होगी ताकि इकोनॉमी में ज्यादा कंपटीशन पैदा हो। समझ गए? एक ये पॉइंट है। और दूसरा, अगर देखो वेल्थ टैक्स अमीर लोगों के ऊपर सरकार लगाती है ना, तो अब जो अमीर लोग हैं उन्होंने ज्यादा टैक्स दे दिया सरकार को, अब वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं ना उनकी सैलरी या तो इंक्रीज नहीं करेंगे या फिर डिक्रीज कर सकते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा तो टैक्स पे कर दिया है। तो अगर सरकार वेल्थ टैक्स लगाती है तो कोई जरूरी नहीं इसका इंपैक्ट बल्कि अमीर लोगों पे होगा। वो उतना ही पैसा कमाने के लिए अपने वर्कर्स को सैलरी कम देंगे, तो बल्कि वेल्थ टैक्स लगाने का जो नेगेटिव इंपैक्ट है बॉटम वाले 50% और मिडिल वाले 40% लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि फिर उनकी सैलरीज इंक्रीज नहीं होती। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में यही बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का जो तरीका है बेस्ट यही है। आप ज्यादा वेल्थ टैक्स मत लगाओ, ज्यादा इनहेरिटेंस टैक्स मत लगाओ, इससे तो जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे। आप गरीब लोगों को ना इकोनॉमिक फ्रीडम दो, जो वो करना चाहते हैं वो चूज कर सकें। न्यूरोसर्जन बनना है तो वो न्यूरोसर्जन बन सकें, जो भी काम वो करना चाहते हैं वो कर सकें। ऐसी इकोनॉमिक फ्रीडम सरकार उनको प्रोवाइड करे ताकि वो अपना बेस्ट पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आप राइटर की बातों से सहमत हो या नहीं हो, क्या आपके अलग व्यूज हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनिमल प्रोटेक्शन बिल से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक छोटा सा देश है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने ना रिसेंटली अपने एनिमल प्रोटेक्शन लॉज को ना
और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया। मतलब अगर कोई पर्सन एनिमल्स पे अत्याचार करता है, उनको अब्यूज़ करता है, उनको मारता पीटता है, इवन अपने पेट को कोई छोड़ देता है, इन सब चीज़ों के लिए ना पेनल्टी अब क्रोएशिया ने इंक्रीज कर दी है। देखो हमारे देश में भी ना कुछ दिनों पहले की ये बात है, एक डॉग जैम किसी ना हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले पर्सन ने ना उसको मार दिया। तो सोशल मीडिया पर एक मूवमेंट चली, जस्टिस फॉर जय, इवन कैंडल मार्च निकाला गया, प्रेयर्स रखी गई जय के लिए। उस समय बहुत सारे एनिमल एनजीओज ने ना ये वकालत की कि यार कोई एनिमल को मार देते हैं ना, उसके लिए हमारे देश में ना अभी पनिशमेंट बिल्कुल ना के बराबर है। और जो कानून है ना 1960 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव कानून है एनिमल्स के ऊपर क्रुएल्टीज को रोकने के लिए। ये कानून जो है बहुत पुराना है। एक तो देखो इस कानून में प्रोविजन बहुत घटिया है, इनइफेक्टिव है। दूसरा देखो फाइन भी बहुत कम लगता है, सिर्फ 10 रुपए का। जी हाँ, आपको हैरानी होगी, लेकिन पिछले 130 सालों में ना 130 साल पहले जो फाइन अमाउंट था, आज भी उतना ही फाइन अमाउंट है। अंग्रेजों के समय में ना एक एक्ट हुआ करता था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1890। तो इस 1890 वाले एक्ट से इंस्पायर होके 1960 वाला एक्ट आया। तो जितना फाइन 1890 वाले एक्ट में लगता था, उतना ही फाइन का प्रोविजन 1960 वाले एक्ट में किया गया, सिर्फ 10 रुपए। और जो एनिमल का शोषण करता है ना, तो बल्कि उसको ना ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप सजा काटो या फिर आप फाइन दो। हर कोई देखो 10 रुपए देके छूट जाएगा। क्या ही फायदा है 10 रुपए फाइन का प्रोविजन करने से। और एनिमल के ऊपर क्रुएल्टीज करने पे जो भी केस दर्ज होता है ना, वो पहली तो बात बेलेबल होता है। यानी जिस भी पर्सन के ऊपर केस दर्ज हुआ है, वो एज ए राइट पुलिस से बेल डिमांड कर सकता है, और पुलिस को बेल देनी पड़ती है क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है एनिमल के ऊपर क्रुएल्टीज। हाँ, अगर देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, वो सब हैं, उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं। हम यहां पे सिंपल वाले एनिमल्स की बात कर रहे हैं, कुत्ते को मार दिया, बिल्ली को मार दिया, वो सब। जो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उनके लिए अलग से प्रोविजंस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, समझे। इवन देखो ये जो अपराध होते हैं ना, नॉन कोग्निजेबल होते हैं। नॉन कोग्निजेबल मतलब अब कोई पर्सन है रमेश, अब रमेश ने ना किसी कुत्ते को मार दिया। रमेश के खिलाफ केस दर्ज करना है ना पुलिस को, तो पहले ना पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी कि हम एफआईआर दर्ज कर लें महेश के खिलाफ, और क्या इन्वेस्टिगेशन कर लें। जब मजिस्ट्रेट बोलेगा हाँ कर लो, इजाज़त है, तब जाके पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करेगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो इस वजह से ये जो अपराध है ना, नॉन कोग्निजेबल हैं। कोग्निजेबल अपराधों में पुलिस मजिस्ट्रेट से परमिशन नहीं लेती, अपने आप से केस दर्ज कर लेती है और अपने आप से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तो राइटर ये कहना चाहती हैं, देखो जस्टिस सिस्टम में ना जो अपराधी होता है ना, अपराधी को ना सजा दी जाती है 3 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रेट्रीब्यूशन। अब उसने अपराध किया है, फॉर एग्जांपल किसी को मारा है, तो देखो उसको सजा तो देनी पड़ेगी। मतलब कहते हैं ना आंख के बदले आंख। पुराने समय में कई कई राज्यों में, किंगडम्स में ऐसा प्रोविजन हुआ भी करता था। अगर किसी ने हाथ काटा है तो उसका भी हाथ काट दिया जाएगा। मतलब ये जो तरीका है ना, इसे बोलते हैं रेट्रीब्यूशन, कि आपने गलत काम किया, आपके साथ भी गलत होगा। आपने जो किया है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। दूसरा देखो, इसलिए अपराधी को सजा दी जाती है, समाज में एक डेटरेंस पैदा किया जा सके, डर पैदा किया जा सके। ए ने बी को मारा, ए को अगर फांसी दी जाएगी तो समाज में डर पैदा होगा कि यार किसी को मारना नहीं है, अगर हमने मार दिया तो हमें भी फांसी हो जाएगी। तो समाज में डर पैदा करने के लिए सजा दी जाती है अपराधी को। तीसरा रिफॉर्मेशन। अपराधी को जेल में बंद करके रखा जाता है, तो वहां पे उसके आचरण में, बिहेवियर में रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा पर्सन जिसने अपराध किया है उसको देखो समाज में तो नहीं रखा जा सकता, वो फिर से अपराध कर सकता है। तो उसको जेल में रखा जाए ताकि उसके आचरण में, बिहेवियर में आवश्यक रिफॉर्म्स लाए जा सकें। तो ये 3 पर्पस होते हैं जिसका आधार होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। 3 वजह से अपराधी को सजा दी जाती है। बट एनिमल्स
का शोषण कोई करता है, एनिमल्स कोई मारता है, इतनी कम सजा है, तीनों में से कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता, कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता। ना तो समाज में डर पैदा होता है, ना ही जिसने एनिमल को मारा है उसका रिफॉर्म होता है जेल में जाके कि वो फिर से एनिमल्स को ना मारे, और ना ही रेट्रीब्यूशन होता है, ना ही बदला लिया जाता है उस पर्सन से जिसने एनिमल को मारा है। तो तीनों में से कोई भी पर्पस सर्व नहीं होता है, ऐसा राइटर बोलते हैं। समझे? राइटर कहते हैं कायदे से देखो कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन होना चाहिए। जिसने एनिमल्स का शोषण किया है उसको बोला जाए कि भाई एनिमल शेल्टर में जाके काम करो 1 महीना तक, ताकि तुम्हें समझ में आए कि एनिमल्स के भी इमोशन होते हैं। तुमने उनको मारा, तुमने गलत किया, अब आपको 1 महीने के लिए कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी जहां पे एनिमल्स रहते हैं वहां पे जाके। ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। नवंबर 2022 में ना ड्राफ्ट प्रिवेंशन टू क्रुएल्टीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022 आया। यह डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा पब्लिश किया गया था। पब्लिक कमेंट्स के लिए बहुत सपोर्ट मिला इस ड्राफ्ट को, लेकिन बावजूद इसके ये जो ड्राफ्ट था ना पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं किया गया। इस ड्राफ्ट में हालांकि देखो इंप्रूवमेंट का स्कोप था, बट बावजूद इसके ये जो ड्राफ्ट था ना इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स थे, जैसे 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर एनिमल, और एनिमल्स का शोषण करने पे, मारने पे उनकी पनिशमेंट इंक्रीज की जाए, अमाउंट ऑफ मनी जो फाइन के तौर पे पे किया जाता है उस फाइन को इंक्रीज करने की बात कही थी, नए कोग्निजेबल ऑफेंसेस ऐड करने की बात कही थी। 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स भी देख लीजिए जिनका प्रोविजन था ड्राफ्ट में, जैसे फ्रीडम फॉर हंगर एंड थ्रस्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, जैसे हमने डिस्कस किया कि ठूस ठूस के कई बार भर दिया जाता है एनिमल्स को, फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी, डिजीज, फ्रीडम टू एक्सप्रेस नॉर्मल बिहेवियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। तो ये 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स देने की बात हुई थी, एनिमल्स को फाइन इंक्रीज करने की बात हुई थी ड्राफ्ट में, लेकिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ ये ड्राफ्ट, कोई बिल पास नहीं हुआ। राइटर कहते हैं देखो 1954 में ना पुराने पीसीए एक्ट 1890 को रिप्लेस करने के लिए ना एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया गया था रुक्मिणी देवी अरुणदले के द्वारा। उस समय उन्होंने कहा था इंडिया को ना पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के सामने एक ना एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम बाकी देशों से सुपीरियर हैं, नहीं, क्योंकि देखो हम अहिंसा की बात सबसे ज्यादा करते हैं। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में इंडिया का नाम किया है। इवन उससे भी पहले इंडिया एक महान सिविलाइजेशन रहा है, हमेशा से अहिंसा के लिए जाना जाता है। तो एनिमल से संबंधित हम एक बढ़िया सा बिल पास करेंगे तो इंडिया एक एग्जाम्पल सेट करेगा पूरे वर्ल्ड के सामने। तो अमेंडमेंट तो देखो हुआ, 1960 में एक्ट आया, लेकिन देखो आज के समय में ना 1960 वाला जो एक्ट है ना वो इररिलेवेंट हो गया है, समय चेंज हो चुका है, फाइन अभी भी पुराना 10 रुपये वाला है। तो नई जो भी सरकार बने ना वो इस 1960 वाले एक्ट में अमेंडमेंट लाए प्रेजेंट समय के हिसाब से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का टेक्नोलॉजी चैलेंजेस से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना अभी लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं, और जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चल रहा है ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, आपने कहीं भी कैंपेन में ना ये नहीं सुना होगा कि हम इंडिया को वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी के मामले में वर्ल्ड पावर बनाएंगे, सुपर पावर बनाएंगे। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपने ऐसा सुना? नहीं सुना होगा। लेकिन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में ना जिसके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके पास में एआई है, जिसके पास रोबोटिक्स है, जिसके पास बिग डेटा है, जिसके पास में स्पेस पावर है, उसी देश की देखो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और मिलिट्री के मामले में वही देश देखो पावरफुल होगा। इस वजह से ना विभिन्न देशों के बीच में ना एक कंपटीशन चल रहा है। जैसे सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना आज के समय में ना चाइना ने एक नया कैंपेन चलाया है, मास्टरिंग द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस। क्या मतलब है इस चीज का? देखो चाइना के राष्ट्रपति ने ना ये नया कैंपेन लॉन्च किया चाइना के नॉर्थ ईस्ट से। चाइना का ये वाला जो हिस्सा है ना ये चाइना की रस्ट बेल्ट है। रस्ट बेल्ट इसलिए, पहले ना चाइना का ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करता था,
और यहाँ पे बहुत से लोगों को रोजगार मिला करता था। उस समय चाइना के पास में ना लेबर का एडवांटेज था, लेबर सस्ती थी, चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी। लेकिन धीरे धीरे ना चाइना में भी सर्विस सेक्टर का बोलबाला इंक्रीज होने लगा, मतलब सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है चाइना की इकोनॉमी में इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पे बहुत सारी जो फैक्ट्रीज ओपन हुई थी ना, वो धीरे धीरे बंद होने लगी, बंद हो गई बहुत सारी फैक्ट्रीज। इस वजह से पहले ये रीजन जो इंडस्ट्रियल बेल्ट था, अब ये रस्ट बेल्ट कहलाने लगा है। तो यहीं से ना चाइना के राष्ट्रपति ने ना एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस मतलब देखो आने वाले समय में इकोनॉमी कौन ड्राइव करेगा, यही टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G 7G 8G, यही नई नई टेक्नोलॉजीज इकोनॉमी ड्राइव करेंगी ना। तो इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को मास्टर करना, ताकि ना सिर्फ चाइना की इकोनॉमी को आगे ले जाया जाए बल्कि वर्ल्ड में यूएस को रिप्लेस करके सुपर पावर बना जाए। तो उसके हिसाब से नई प्रोडक्टिव फोर्सेस को मास्टर करने का कैंपेन चाइना ने लॉन्च किया है। ये देखो न्यू लीप फॉरवर्ड की तरह है। माओ ने 1960s में ना एक कैंपेन लॉन्च किया था, सोशल और इकोनॉमिक कैंपेन, चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो उसी हिसाब से ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है ना, मास्टरिंग द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस, उसी टाइप का ये कैंपेन है। इस कैंपेन में चाइना की सरकार एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को सपोर्ट करेगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, नए मटेरियल्स हैं, कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंस है, ये सब कुछ। वैसे देखो सी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं ना, तो उन्होंने जो नेशनलिज्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, और ये मास्टरिंग द न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस, ये जिनपिंग के नेशनलिज्म का जो एजेंडा है उसी के अकॉर्डिंग है। जिनपिंग के कार्यकाल में ना चाइना ने कुछ टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल की है, जैसे सोलर पैनल्स हैं, बैटरी स्टोरेज हैं, इनमें चाइना आज के समय में सबसे आगे है। बट कुछ टेक्नोलॉजीज के मामले में चाइना पिछड़ गया है, जैसे सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन है, ये नई चैट जीपीटी वगैरह जो आई हैं, जनरेटिव एआई, उनके मामले में चाइना काफ़ी पीछे है अभी। और ऐसा नहीं कि चाइना ही इन एडवांस टेक्नोलॉजीज के मामले में कंपटीशन कर रहा है या फिर बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आप यूएसए को देखिए, बाइडन ने कुछ दिनों पहले एक स्पीच दी थी, उन्होंने भी बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर के मामले में यूएसए अपनी लीडरशिप को फिर से रीगेन करेगा। यूएसए भी पिछड़ा हुआ है ना, सोलर पैनल्स या फिर बैटरी स्टोरेज, उन मामलों में, तो इनमें भी यूएसए ना फिर से अपनी लीडरशिप को रीगेन करेगा। 3 नए कानून बाइडन ने पास करवाए यूएस कांग्रेस से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्ट, द चिप्स एक्ट, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। तीनों का पर्पज एक ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में यूएस आगे बढ़े चाइना से। और यूएस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सब चाइना के हाथों में पड़े। इसलिए यूएस आज के समय में ना काफी ज्यादा सतर्क है, कोशिश है। इन एडवांस टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट जो है उस पर यूएस ने बैन लगाया हुआ है चाइना में। यूएस ने कई सारे देशों के साथ मिलकर अलायंस भी बनाया है, जैसे क्वाड है, ताकि टेक्नोलॉजी के लेके मित्र देशों के साथ में कोऑपरेशन हो सके। चिप 4 अलायंस बनाया है यूएस ने, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान के साथ मिलके। इंडिया के साथ बायलैटरल पार्टनरशिप साइन की है क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में कोऑपरेशन के लिए। चलो ये बात हमने की यूएस की। इवन यूरोप भी देखो, यूरोप भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकलना चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्पीच दी, इसमें उन्होंने बोला कि देखो पहले ना पुराने समय में यूरोप का काफ़ी अच्छा स्थान था इंडस्ट्री के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, बट अब ना यूरोप काफ़ी पीछे रह गया है। तो उन्होंने ना ये आह्वान किया यूरोपियन कंट्रीज से कि देखो मिल के हम ना यूरोप को फिर से ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल पावर बनाते हैं, और यूएस चाइना हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे आगे निकलते हैं, हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं इन सब एरियाज में, जैसे एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, स्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी है, नई एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। इन सबको सपोर्ट देने की बात मैक्रोन ने बोली, ताकि इन सब टेक्नोलॉजीज के मामले में यूरोप जो है वो इंडिपेंडेंट हो, बल्कि चाइना या फिर यूएस के ऊपर डिपेंड ना करे। अब बात करते हैं लास्ट में इंडिया की। देखो
पिछले कुछ सालों में ना अच्छा प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। जैसे पिछले 10 सालों में खास करके जनता को सर्विसेज देनी है, उस मामले में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का काफ़ी अच्छे ढंग से उपयोग किया गया है। सेमीकंडक्टर के लिए एक अच्छा स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया है ताकि इंडिया आगे बढ़े। सेमीकंडक्टर चिप के मामले में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए इंडिया की। एआई के मामले में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी तक आगे नहीं निकल सका है कुछ, मतलब अच्छा खासा सक्सेस इंडिया को एआई के मामले में नहीं मिला है। कुल मिला के देखो, प्रयास तो इंडिया ने किए हैं क्योंकि इंडिया इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ रहा है। अगर अभी हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में महारत नहीं हासिल हुई तो आने वाले कई सालों तक हम बस डिपेंड होकर रह जाएंगे दूसरे देशों पर। लेकिन देखो, अब ना सरकार किसी की भी बने, नई सरकार को ना इंडिया को लीडिंग स्पेस पावर बनाने की दिशा में काम करना होगा। और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे एआई है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, लाइफ साइंस है, जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए अलग से स्पेशल फोकस सरकार को देना होगा। जैसा चाइना ने न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस को मास्टर करने का कैंपेन लॉन्च किया है, हमें भी इसी प्रकार का कैंपेन लॉन्च करना होगा। अभी तो R&D में हमारा जो एक्सपेंडिचर है बहुत कम है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जबकि साउथ कोरिया जैसे देशों का, चाइना जैसे देशों का खर्चा R&D पे बहुत ज़्यादा है। तो हमें R&D पे अपना खर्चा इंक्रीज करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को भी एंकरेज करना होगा कि भैया आप भी R&D कीजिए, इंडिया को हमें आगे ले जाना है। मतलब नई सरकार को ना इस मामले में सुपर सीरियस होने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देखो, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक तो एनिमल क्रुएल्टी से संबंधित और दूसरा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में विभिन्न देशों के बीच में कंपटीशन है, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इससे संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है और pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं फिर एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।